देखिए, अगर यूक्रेन की जंग रुक गई तो दुनिया में एक और युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुतिन के जो न्यूक्लियर बॉम्बर यूरोप के आसपास उड़ान भर रहे थे, अब वो एशिया के करीब पहुंच गए हैं। आज यूक्रेन के नए वॉर जोन की तस्वीरें सामने आई है और रिपोर्ट ऐसी है कि एक नया शहर जल्द ही पुतिन के कब्जे में आ जा सकता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पुतिन का वो बवंडर आखिर क्या है जो दुनिया में जंग वाला तूफान बनकर आया और अब इसकी जद में वो नए देश आ सकते हैं। किस तरह से, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्वी रूस का एक सीक्रेट एयरबेस, यहां पर व्लादिमीर पुतिन का एक ऑर्डर आया और पूरा एयरबेस एक्टिव हो गया। मिशन के लिए फौरन रूस का एक खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर तैयार किया जाने लगा। यह पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो है जो दुनिया में बहुत से देशों की धड़कन बढ़ाने वाला है। पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्बर वाला लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गया है। तो क्या पुतिन का मिसाइल वाला बड़ा ऑर्डर भी जल्द आने वाला है? ऐसी बातें इसलिए पूछी जा रही हैं क्योंकि ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि यूरोप के बाद एशिया में दो बड़े वॉर जोन वाला डर सतह पर आ गया है। पुतिन ने यूरोप के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह है रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नई ड्यूटी पर तैनात किया है। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है उतना ही खौफ इसकी उड़ान के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से भी बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, जिनमें कई जहाज अब पुतिन ने जिनपिंग की रिक्वेस्ट पर जापान और कोरिया के आसपास पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर दिए हैं। रूस के Tu-95 और चीन के H-6 के बॉम्बर अब पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के ऊपर मिलकर नजर रख रहे हैं। दो देशों के न्यूक्लियर बॉम्बर का इस तरह साथ उड़ना हवाई गश्त से ज्यादा धमकी मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चीन के बॉम्बर के साथ जब रूस के Tu-95 बॉम्बर ने 13 घंटे तक लगातार उड़ान भरी, तो इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन DC तक रूस और चीन की जुगलबंदी वाला मैसेज समझ में आ जाए। В соответствии с планом военного сотрудничества на 2022 год, сегодня воздушно-космические силы России и военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К выполнили воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. रूस अब तक यूक्रेन में बिजी था, लेकिन अब उसने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसका ताजा चैलेंज यहां भी अमेरिका को ही है। रूस ये दिखाना चाहता है कि जिनपिंग अकेले नहीं हैं। और अगर इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका ने चीन को परेशान किया, तो रूस भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। Tu-95 की ये खतरनाक उड़ान इस बात का भरोसा दिलाने की बहुत बड़ी कोशिश कही जाएगी। रूस का बॉम्बर Tu-95 और चीन का बॉम्बर H-6K क्या कर सकता है, अब इसे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए।
ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 8500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। ये 15,000 किलो के बम और मिसाइल एक साथ लेकर उड़ता है। इसमें ऐसी मिसाइल लगाई जा सकती हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। उन्नीस में सोवियत संघ की वायुसेना में शामिल हुए इस जहाज से पुतिन बाल्टिक देशों को हमेशा ही डराते रहते हैं। तो यूक्रेन में युद्ध देखकर जिनपिंग पर भी जंग का ऐसा खुमार चढ़ा कि वो अपने सभी दुश्मनों में पुतिन वाले स्टाइल में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए चीन का H-6 के बॉम्बर का बॉम्बिंग पैकेज क्या है। क्यों इस पुराने विमान का नया वर्जन भी डराने में पीछे नहीं है। H-6 के बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार है CJ-20 क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइलें लेकर उड़ सकता है और चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। ये चीन के लॉन्ग रेंज मिशन की सबसे भयानक तस्वीर कही जा सकती है। जब ये आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। जिनपिंग ने रूस के साथ मिलकर अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसलिए दिखाई है क्योंकि वो अमेरिका को बताना चाहता है कि उसका क्वाड वाला खौफ चीन को डराने में काम नहीं आएगा। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है कि जो हाल यूक्रेन का रूस ने किया है कुछ वैसे ही हालात इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के दोस्तों के हो सकते हैं। В ходе выполнения задачи самолеты наших стран действовали строго в соответствии с положением международного права. Никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. Совместное мероприятие является плановым и не направлен против третьих стран. जब रूस और चीन के बॉम्बर की आहट जापान और दक्षिण कोरिया को मिली तो उन्होंने फौरन ही अपने फाइटर जेट काउंटर करने के लिए तैनात कर दिए। जापान का F-15 फाइटर जेट जो उसने अमेरिका से ही खरीदा है, उसने नजदीकी एयरबेस से टेक ऑफ किया ताकि रूस और चीन के बॉम्बर्स को हवाई सीमा में ही एंटर करने से पहले रोका जा सके। इसी खतरे को समझते हुए रूस और चीन के बॉम्बर्स को सुखोई फाइटर एस्कॉर्ट कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि एयर डिफेंस के लिए उनकी तैयारी पूरी है। उधर दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और जापान के फाइटर जेट रूस और चीन के इस बॉम्बर पेट्रोल पर करीब से रिकॉर्ड करने लगे। देखा जाए तो दक्षिण कोरिया और जापान को डराने वाले पुतिन के इस पावरफुल शो से होगा क्या? सवाल है कि क्या पुतिन वाकई टेंशन को इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि अमेरिका को भी एहसास हो जाए कि यहाँ भी यूक्रेन जैसी गलती दुनिया में एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर सकती है। वैसे रूस ने अपने सभी खतरनाक बॉम्बर नहीं दिखाए हैं। ये ऐसे बॉम्बर हैं जिससे यूरोप तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है क्योंकि इन बॉम्बर्स को यूरोप पर किसी भी बड़े न्यूक्लियर हमले के लिए ही तैयार किया गया है। इसे देखिए, ये है Tu-160। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है और रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी चल रही है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ने हाल ही में विक्ट्री डे परेड पर इस विशाल बॉम्बर को दिखाने की तैयारी की, लेकिन मौसम की वजह से फ्लाई पास्ट वाला शो हो नहीं पाया। वहीं रूस का एक और बॉम्बर बहुत ही खतरनाक माना जाता है। यह है Tu-22, जिसे कम वक्त में डिप्लॉय किया जा सकता है। ये भी Tu-160 की तरह सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ता है और 22,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ये सभी बॉम्बर रूस की बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर फोर्स का खास हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे में Tu-95
और H-6K के साथ रूस और चीन ने अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बॉम्बर उड़ाने वाली हिमाकत की है, तो सवाल है कि अमेरिका और उसके साथियों के पास पुतिन और जिनपिंग को डराने के लिए है क्या? अब उसकी एक छोटी सी लिस्ट जरा देख लीजिए। अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है। ये 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का ये हिस्सा बना और तब से इसे लगातार आधुनिक बनाया गया। यही वजह है कि 60 साल के बाद ये आज भी उड़ान भर रहा है। अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार है 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा। B-1 बॉम्बर अमेरिका का वो बॉम्बर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी कोने में तुरंत पहुंच सकता है। एक बार में ये अमेरिका से उड़ने के बाद दुनिया में कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकता है। इसलिए अगर जिनपिंग ने H-6K के साथ कुछ बदमाशी करने की सोची, तो अमेरिका का सबसे पहला अटैक इसी बॉम्बर से होगा। अफगानिस्तान में इस बॉम्बर ने सैकड़ों मिशन अंजाम दिए थे। ऐसी ऐसी जगह पर बम गिराए जिसने एक वक्त में तालिबान की कमर तोड़कर रख दी थी। जाहिर है चीन के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज माना जाएगा, लेकिन जिनपिंग के लिए अमेरिका का सरप्राइज पैकेज कुछ और है। ये है अमेरिका का स्टेल्थ B-2 बॉम्बर, जो राडार की पकड़ में ही नहीं आता और खामोशी से बमबारी करके निकल जाता है। B-2 की पहचान इसकी बनावट या डिजाइन है। अमेरिका के पास ऐसे 8 बॉम्बर हैं और वो अमेरिका से ही उड़कर दुनिया में कहीं भी बमबारी का मिशन पूरा कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं और स्पेशल वेपन डिलीवरी में भी काम आ सकते हैं। ये तीनों बॉम्बर ऐसे हैं जो पेंटागन के लिए कहीं से भी उड़कर दुनिया के किसी भी ठिकाने पर ऑन डिमांड बमबारी कर सकते हैं। दुनिया ने इनके मिशन अफगानिस्तान में देखे हैं, इराक में देखे हैं, लीबिया और सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जाहिर है अमेरिका ने भी अब बताना शुरू कर दिया है कि चाहे वॉर जोन कोई भी हो, यूरोप में उसने नेटो देशों के रूप में रेड लाइन तय कर दी है। साथ ही ताइवान को लेकर भी बाइडन कह चुके हैं कि चीन ने अगर हमला किया तो वो अपनी फौज को ताइवान जरूर भेजेंगे। President said is that our policy has not changed. He reiterated that our One China policy and our commitment to peace and stability across the Taiwan Strait, of course, remains. He also reiterated our commitment under the Taiwan Relations Act to provide Taiwan with the military means to defend itself. In short, there has been no change. ताइवान के साथ जापान भी अमेरिका के दुश्मनों के टारगेट पर होगा। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर इस इलाके में युद्ध छिड़ा तो सबसे बड़ा नुकसान जापान का ही होगा। जापान ही वो देश होगा जिस पर सबसे पहले हमला किया जाएगा, ताकि वहां मौजूद अमेरिकी फोर्स की पहले ही कमर तोड़ दी जाए। アメリカが一強体制で結局アジアとそれからインド洋までまさにアメリカのね支配下に権力下において、それに日本とかインドを協力させていくっていう、それはもう地形を見れば明らかのように中国ロシアの包囲体制をね。लेकिन एशिया के उभरते वॉर जोन में रूस एक नया फैक्टर बनकर उभरा है। चीन और अमेरिका की टक्कर में पुतिन ने बाजी खेल दी है। जापान और दक्षिण कोरिया के करीब उसके न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान, और वो भी चाइनीज बॉम्बर के साथ। इस जुगलबंदी ने एशिया में नया खौफ पैदा कर दिया है। ये सीधा सीधा अमेरिका को धमकाने जैसा ही है। पुतिन यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसी धमकी यूरोप में कामयाबी के साथ परख चुके हैं और यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को ज्यादा से ज्यादा और खतरनाक वेपन सिस्टम सप्लाई करने की मांग तेज होने लगी है। The single most important thing we can do to send a message to the Chinese is to continue to help the Ukrainians defeat Putin. That's the view of the Prime Minister of Japan, the view of the Defense Minister of Japan, that the single most important thing we can do to push back against President Xi is to help the Ukrainians beat Putin
in the war that's going on right now. अमेरिका जिनपिंग के साथ पुतिन को भी सबक सिखाना चाहता है, लेकिन वो रूस के इरादों को कम करके आंक रहा है। ऐसी गलती वो यूक्रेन में कर चुका है। पुतिन के इरादे तो पहले से ही आक्रामक रहे हैं और इससे अमेरिका डरा डरा भी रहता है। पुतिन हाल में अपनी RS-28 मिसाइल का टेस्ट कर चुके हैं और इसे लेकर रूस की मीडिया ब्रिटेन को मिसाइल अटैक से डरा भी चुकी है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि दुनिया में अगर रूस के सामरिक हितों और अड्डों पर नजर गड़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स को कोई हल्के में नहीं ले सकता। पुतिन के दुश्मन भी जानते हैं कि पुतिन की कहनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। व्लादिमीर पुतिन को रोकने की सारी कोशिश नाकाम साबित हो रही है और इसे ज़ेलेंस्की